नमस्कार, सीईसी लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि म्यूजिक के जरिए सोशल डॉक्यूमेंट्री का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। हमने अभी तक जो बात की थी वो ये थी कि पहली बात कि संगीत के जरिए कम्युनिकेशन कैसे होता है और संगीत और कम्युनिकेशन आपस में कैसे जुड़े हैं, जर्नलिज्म कैसे जुड़ा है। और फिर हम जब सोशल डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है और इसके अलग अलग हिस्से कौन से हैं। इसके ज़रिए आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्टिविज्म, सोशल चेंज एक बहुत पावरफुल टूल के तौर पर उभर कर आता है। और एक और बात जो हमने की वो ये थी कि संगीत पूरी दुनिया को बांधता है। इस बात से परे होकर कि किसी की शैक्षिक योग्यता क्या है, अशिक्षित इंसान के लिए भी संगीत उतना ही पावरफुल हो सकता है जितना कि किसी शिक्षित इंसान के लिए। इसी तरह म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज। आप इस देश में हैं, किसी और देश का म्यूजिक भी हो सकता है, आपको बहुत पसंद आ रहा हो और उसकी जगह वजह से आप प्रेरित महसूस कर रहे हो। तो ये तो ग्लोबल अप्रोच हुई। नेशनल अप्रोच के अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्रीज। भारत जैसा देश जो विविधता से भरा है, अलग अलग रीजन्स में संगीत की जो उपयोगिता है वो कमाल की है। नॉर्थ का म्यूजिक साउथ के म्यूजिक से अलग हो सकता है, ईस्ट का म्यूजिक वेस्ट से अलग हो सकता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी अहमियत है, जगह है। और इसके जरिए हम आर्ट कल्चर का जो पूरा लैंडस्केप है हम उसे बड़े तरीके से सहेजते हैं। म्यूजिक के जरिए हमारे पास हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन होती है, हम उसे रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस सदी में किस तरह का म्यूजिक था और उसके जरिए क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश हो रही थी। तो आप चाहे स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हो, स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, at every field you will find music has some sort of a footprint which we must try to understand. सो म्यूजिक का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर अपनी अपनी तरह से लगातार पड़ता रहा है। और हम ये जानते हैं कि संगीत ने इस पूरी कोशिश को, इस पूरी दुनिया में संगीत ने लोगों को अपनी तरह से जोड़ा है। हिस्टोरिकली भी हमें ये मालूम है कि इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज म्यूजिकल लैंडस्केप इज मल्टीफेसेटेड, encompassing classical, folk, contemporary and regional genres. तो क्लासिकल म्यूजिक हो, चाहे फोक म्यूजिक हो, कंटेम्प्रेरी हो, रीजनल जॉनरेज हो, इन सब का जो म्यूजिक जनरेट होता रहा है। और अगर आप इसे डॉक्यूमेंट करके पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संगीत तो उस समय के समाज की धड़कन है। वो बताता है कि वो समाज किन बदलावों से गुजर रहा था, उस समाज की क्या परेशानियां थी और क्या अचीवमेंट्स थी। यहाँ पर मैं अब जिक्र करना चाहूंगी ऑल इंडिया रेडियो का। All India Radio influence on popular culture and its role in live concert broadcasts make it a crucial force in India's music scene. अब आप रेडियो के बारे में जानते हैं, रेडियो क्या है। आकाशवाणी भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। पूरे भारत में इसके फुटप्रिंट्स हैं, हिंदुस्तान से बाहर दुनिया भर में फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन भारत में भी सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो ऑल इंडिया रेडियो ही है। इसे वॉइस ऑफ द पीपल कहते हैं, वॉइस ऑफ द मासेस भी कहते हैं। क्यों है ये इतना पावरफुल? रेडियो आप जानते हैं आवाज की दुनिया है, आवाज में संगीत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और संगीत के जरिए आप जब मैसेजेस को देखते हैं, भेजते हैं, तो ये मल्टीटास्किंग आपको अलाउ करता है। आप गाड़ी चलाते हुए, रिक्शा चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, पढ़ाई करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए सुन सकते हैं। और सुनने की हमारे जो चिंतन और मनन की जो प्रक्रिया है उस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। रेडियो ने आप चाहें विविध भारती के बारे में पढ़िए। अभी हाल के दिनों में जब अमीन सयानी साहब का देहांत हुआ तब भी संगीत को लेकर बड़ी चर्चा हुई। उनका एक कार्यक्रम था जो बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, लोग घंटों इंतजार करते थे कि कब उनका कार्यक्रम शुरू होगा। ऐसे कई ब्रॉडकास्टर्स हैं जिन्होंने रेडियो के जरिए सामाजिक बदलाव लाने में बहुत ही बड़ा काम किया है। और उसी तरह है दूरदर्शन। दूरदर्शन इज ऑल्सो अ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर. It offers a prominent platform for music videos, showcasing a diverse range of genres, from classical and folk to contemporary and popular styles. अच्छा, आपको याद है दूरदर्शन पर एक बड़ा रोचक कार्यक्रम आता था, उसका नाम था चित्रहार। ये बात 80 के दशक के आसपास की है और लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, चित्रहार को देखते थे, गाने सुनते थे। एक बात शायद आपको याद ना हो, बाद के कुछ समय में एक प्रयोग हुआ था कि चित्रहार में जब गाने आते थे तो उसके नीचे सुपर्स में गाने के लिरिक्स टाइप हुए आते थे।
आपको ख्याल करा दूं ऐसा क्यों होता था। बहुत बड़ी वजह थी। भारत उस समय अशिक्षा की समस्या से जूझ रहा था। तो हमारे पास इलिटरेट्स बहुत थे और सेमी लिटरेट्स थे। तो उनको शब्दों से जोड़ने के लिए, उनके ज्ञान को मनोरंजन के साथ जोड़ने के लिए शब्दों को लिखा जाने लगा। उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। असर ये था कि जो कम पढ़े लिखे थे या अनपढ़ भी थे, वो कुछ शब्दों को पहचानने लगे, कोशिश करने लगे कि गाना गुनगुना भी रहे हैं, चित्रहार को देख भी रहे हैं, वीडियो चल भी रहा है और साथ में आप शब्दों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप सोचिए कि कैसे म्यूजिक आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन को भी बढ़ा सकता है। संगीत कई बार आपको नए शब्द सिखाता है, आपको उतार चढ़ाव सिखाता है, आपको अपने समय से जोड़ता है, समय की धड़कन सुनने की क्षमता आपके अंदर विकसित करता है और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद भी करता है। Through music-focused programs, countdown shows and talent hunt competitions, DD has provided exposure to both established and emerging artists. दूरदर्शन ने एस्टेब्लिश्ड और इमर्जिंग आर्टिस्ट को बहुत जगह दी है। आज भी डीडी और ऑल इंडिया रेडियो, इन दोनों में आर्टिस्ट की रेंज का जो रेंज है उनको उन्हें बताया जाता है। उनको जब ऑडिशन होता है अकॉर्डिंगली उन्हें एक अलग अलग रेंज में बांट दिया जाता है, उन्हें एक्सपोजर मिलता है। बहुत छोटे शहर का, बहुत छोटे प्रांत का कोई एक आर्टिस्ट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसे डीडी और ऑल इंडिया रेडियो जब एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो वो रातों रात एक बड़ी शोहरत पा लेते हैं। एक जो जिस प्लेटफॉर्म को डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलने लगता है। In the digital era, DD continues to adapt, making music videos accessible through online platforms and social media, reaching a broader, tech-savvy audience. DD's enduring presence in the Indian music industry underscores its vital role in the promotion and dissemination of music videos. तो अब जो जिस तरह के म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं अलग अलग मैसेजेस के साथ, उनको प्रमोट करने में भी डीडी का योगदान रहा है। अब आप जरा सोचिए कि पिछले कई सालों में जब कोई भी बड़ा मौका आया, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि उसके साथ जुड़ा हुआ म्यूजिक रिलीज ना हो। हमेशा ही ऐसा होता है। और तो और जब सिनेमा की बात होती है, फिल्म जब रिलीज होती है, तो ट्रेलर में भी संगीत का योगदान देखा जाता है। उस पर भी मैं आपसे बात करूंगी। Ministry of Information and Broadcasting actively promotes Indian music and culture through various government programs and initiatives. आप जानते हैं कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना से जुड़े हुए जो बहुत इम्पोर्टेंट विभाग हैं उनको संचालित करते हुए कई गाइडलाइंस भी बनाता है और इनके जरिए भी म्यूजिक और कल्चर को प्रमोट किया जाता है। This includes supporting the production and dissemination of music videos that showcase India's diverse musical traditions, helping preserve and promote India's cultural heritage. अब जो हमारी हेरिटेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका इतिहास, हमारा जो जिस सांस्कृतिक विरासत से हम आ रहे हैं, उसे सहेजना तो है ना। उसे सहेजने का बड़ा साथी और सारथी बन जाता है संगीत। Through regulation, licensing, broadcasting policies, financial support, cultural initiatives, and international collaborations, Ministry of Information Broadcasting contributes to the growth, recognition, and preservation of music videos as an integral part of India's cultural landscape. अब जैसे कि आप इमरजेंसी के समय पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपको कुछ म्यूजिकल वीडियो मिल जाए जो ये बतलाता और दिखाता है कि उस समय की क्या समस्याएं थी, तो सोचिए ये आपके रिसर्च का कितना इम्पोर्टेंट टूल हो सकता है। आज़ादी के समय जो अलग जग रही थी, सड़कों पर आके स्वतंत्रता सेनानी कई तरह के गीत कविताएं गाया करते थे। अगर वो आवाज़ें आप तक पहुंचती हैं तो वो आपके रिसर्च को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। अब बात मैं आपकी करूंगी आपसे संगीत की, संगीत और फिल्म की। अब सोचिए ना, संगीत की बात जब भी होती पहले तो हमेशा बात सिनेमा की ही होती है। तो मुझे लगा कि अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के समय मैं आपसे सिनेमा की बात को जरूर करूं। In the early years of Indian cinema, music and song sequences were an integral part of films, but they often focused on romantic or traditional themes rather than social commentary. आपको याद है ना कि भारत की जब पहली फिल्म आई, बोलने वाली फिल्म, और उसके बाद जब फिल्में बनने लगी हम ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन फिल्मों की तरफ भी आ गए, और उसके बाद हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमने अपना लिया।
लेकिन जो एक चीज़ हमेशा कहीं पर जुड़ी रही और गहरे तौर पर बढ़ती विस्तृत होती रही, वो भी था संगीत। Music industry was still developing and music videos as standalone entities were rare. पर धीरे धीरे देखा गया कि संगीत जो है वो पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका सिनेमा जनता की जहन में चिपक जाए। यही समय था जब पैरेलल सिनेमा भी पनपने लगा। देयर वाज अ शिफ्ट इन द पोर्ट्रेयल ऑफ सोशल इश्यूज इन फिल्म्स एंड बाय एक्सटेंशन म्यूजिक वीडियोस। Filmmakers like Satyajit Ray, Shyam Benegal, and Govind Nihalani began to incorporate social commentary into their movies, influencing music videos as well. यहाँ पर मुझे पाथेर पंचाली का ख्याल आ रहा है और ऐसी बहुत सी फिल्में जो उस समय में बनी, जो पैरेलल सिनेमा का हिस्सा थीं, कैसे सरल म्यूजिक के जरिए मैसेज को दिया गया। हरिश्चंद्राची फैक्ट्री को अगर आपने देखा हो, जो दादा साहब फाल्के के जीवन पर बेस्ड है, उसके संगीत को आप सुनिए और आज की दौर की फिल्मों को देखिए, संगीत कैसे बदला और कैसे संगीत ने अपने आप को रचाया बसाया बदलती हुई रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। Music videos started to explore themes like poverty, inequality, and political unrest, though they were not as prevalent as they would rather become. तो गरीबी की समस्या, इनइक्वालिटी को या अनरेस्ट को, इन सबको भी संगीत ने सहेजने की कोशिश की। 90s में हमने नया दौर देखा। यहाँ इंडी पॉप जो उगने लगा, विच इंक्लूडेड म्यूजिक वीडियोज दैट ऑफन एड्रेस्ड कंटेम्प्रेरी सोशल इश्यूज। बहुत सारी चीजें जो उस समय की, उस समय के समाज के लिए जरूरी थी, उसको जो है इंडी पॉप ने उठाना शुरू किया। Artists like Baba Sehgal, Alisha Chennai, Euphoria began creating music videos like social commentary elements. Dil Chahta Bhi Euphoria tackle issues like urban alienation and fast-paced modern lifestyle. तो फिर ये बदलाव ये आया कि यूथ को ऐसे म्यूजिक से और ऐसे इश्यूज से जोड़ दिया जाए जो कंटेम्प्रेरी है। उसके बाद द लेट 90s एंड अर्ली 2000 witnessed the increasing influence of global music trends and the advent of music television channels like MTV and Channel V. म्यूजिक के अलग अलग चैनल्स बन गए। सोचिए 50 के दशक को याद कीजिए, जब भारत में पहली बार दूरदर्शन आया और आज हम 2024 में जब बात कर रहे हैं, सोचिए भारत में जितने ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैं किसी देश के पास नहीं है। और अब पूरी दुनिया के पास एक और चीज़ आई है, वो है म्यूजिकल वीडियोस पर आधारित म्यूजिक चैनल्स। कई लोग दिन भर म्यूजिक चैनल्स को ही सुना करते हैं, वो एनर्जाइज्ड फील करते हैं, आइडियाज़ उन्हें मिलते हैं, उसके वीडियोस को देखते हैं और उन्हें लगता है कि इसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी जो है पहले से ज़्यादा बेहतर हो पा रही है। तो म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट है कि म्यूजिकल चैनल्स आने लगे, उनके लिए स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजर्स भी मिलने लगे और संगीतकारों की इंडस्ट्री में जबरदस्त उछाल आया। Indian musicians and directors started adopting Western music video styles, and this period saw the production of music videos with international production values. Themes related to love, relationships, and youth culture remained prominent, but socially conscious music videos continued to gain traction. Now, here the important word is socially conscious music videos. Music videos which had a clear message and which had a consciousness. They knew what exactly has to be conveyed, and more so in public interest, in the interest of the country. Such videos were liked by a major section of the society. Music videos became more accessible to a global audience. Independent artists and filmmakers found it easier to create and distribute music videos that addressed a wide range of social issues. Issues such as gender equality, LGBTQ rights, environmental conservation, mental health, political activism started featuring prominently in music videos. Social media video sharing platforms like YouTube allowed these videos to go viral and reach a vast audience, contributing to their impact. Nowadays, you keep listening to the term that something has gone viral. So YouTube has also allowed everyone to to post your videos which are especially of social concerns, and then they actually get a wider audience. In recent years, Indian music videos for social commentary and documentaries have evolved to become powerful tools of activism. Artists and filmmakers collaborate to create visually stunning and emotionally resonant videos that tackle social issues.
इसी तरह सिर्फ इतना ही नहीं, म्यूजिक तो जेल में बहुत काम आता है। क्यों? क्योंकि जब स्पेशली यहाँ मैं बात करना चाहूंगी कोविड-19 की। जब कोविड-19 आया तो क्या हुआ? बहुत सारी चीजें बंद हो गई। प्रिजन्स आर आइसोलेटेड स्पेसेस। आप जानते हैं कि जेलों में वैसे भी बहुत सी चीज़ों की बंदिशें हैं। मूवमेंट की बंदिश है, आपके पास बहुत कुछ कहने की बंदिश है, आपके पास बाहर की दुनिया से जुड़ने की भी बंदिशें हैं। तो ऐसी बंदिशों के बीच जब कोरोना आया तो और भी मुश्किलें हुई, क्योंकि मुलाकातें बंद हो गई। बंदी अपने परिवार से नहीं मिल सकता था, फोन के जरिए बात हो रही थी। तो तब म्यूजिक ने उनको उस डिप्रेसिव स्टेट से बाहर निकलने में मदद की। उन्हें ये प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी म्यूजिक को रचें, उसे गाएं, जेल के रेडियो के जरिए अपनी बात को कहें। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि वो एक डिप्रेसिव स्टेट से बाहर आने के लिए उनको मदद मिलने लगी। ये बहुत बड़ी चीज़ उनके साथ हुई। ऐसे कई बंदी भी दिखे जिन्होंने कि अलग अलग समयों पर जेलों में रहते हुए म्यूजिक को रचा। इसके बारे में भी आप सर्च करेंगे तो आपको जानकर ये पता लगेगा कि कैसे जेल के अंदर म्यूजिक ने बंदियों को मेंटल इलनेस, अग्रेशन, डिप्रेशन, इनडिसिप्लिन और जेल के अंदर जो परेशानियां होती हैं कई तरह की, उनसे जूझने में मदद की। और जेल के स्टाफ को भी मदद की, क्योंकि अगर इनमेट की मेंटल हेल्थ ठीक होगी, फिजिकल हेल्थ ठीक होगी, तो ऑब्वियसली उसका सीधा असर पड़ेगा इस बात पर कि जेल का प्रशासन सुचारू तरीके से चल पाए। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी एक बंदी का, जिसका नाम है शेरू। शेरू एक जेल में बंद था और उसने जेल में रहते हुए कोविड-19 पर एक गाना लिखा। और उस गाने को देश के हेल्थ मिनिस्टर ने सुना और फिर उन्होंने सबको प्रसारित किया। पंजाबी में लिखा हुआ गाना, जेल के बंदी का लिखा हुआ गाना, गाया हुआ गाना, कोविड-19 पर जबरदस्त तरह की एक अवेयरनेस को लोगों के सामने लाता था। ये एक और एग्जाम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन चाहे जेल हो या फिर बाहर की दुनिया हो, संगीत को लेकर कुछ रेगुलेशंस जरूर हैं। जैसे कि द रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इन प्लेस फॉर म्यूजिक वीडियोस इन इंडिया प्राइमरीली गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो हर जगह की कुछ रेगुलेशंस हैं। अगर आप MIB के ज़रिए अगर आप किसी टीवी चैनल पर कुछ चीज़ आप दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ परमिशंस भी होनी चाहिए और वो चीज़ें सामाजिक हित में होनी चाहिए। So Ministry of Information is responsible for regulating the content of music videos to ensure that they adhere to Indian cultural and ethical standards. This regulation helps maintain the quality and appropriateness of music videos, making them accessible to a broader audience. तो जो ब्रॉडर ऑडियंस पर आपका जो म्यूजिक जा रहा है, उसको देखने के लिए MIB ने कई रेगुलेशंस को बनाया है। जेल के अंदर जब आप करते हैं तो हो सकता है उस तरह ये वाली रेगुलेशंस वहाँ पर जेल की रेगुलेशन है वो वहाँ पर काम करेगी। आप किसी स्कूल में म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रहे हैं तो वो स्कूल की रेगुलेशन काम करेगी। आप कॉलेज में कुछ काम कर रहे हैं तो वो कॉलेज की जो अपनी रेगुलेशंस हैं आपको उनका भी पालन करना होगा। लेकिन ये सब चीज़ें राष्ट्रहित और सामाजिक हित में होनी चाहिए। These guidelines primarily focus on issues related to obscenity, violence and religious sensitivity. Any content that violates these guidelines can be subject to censorship or modification. जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जब फिल्मों की बात होती है, फिल्मों का म्यूजिक वीडियो है, तब वो CBFC इन अलग अलग कैटेगरीज पर काम करता है। एक कैटेगरी है यू, जो यूनिवर्सल है, जो सिनेमा को देखते हैं और सिनेमा की पहली स्लाइड को ध्यान से देखते हैं, उन्होंने इस यू और UA को बहुत बार देखा होगा। UA है पेरेंटल गाइडेंस में जिसे देखा जा सके, ए एडल्ट है एंड अदर्स। द चॉइस फॉर सर्टिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द म्यूजिक वीडियो। म्यूजिक वीडियो मस्ट ऑल्सो अडेयर टू कॉपीराइट लॉज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने कोई चीज़ लिया, यूट्यूब में भी आप देखिएगा, आप अगर कुछ डाउनलोड करते हैं और आपने कॉपीराइट किसी और को लिया है तो वो आपको मैसेज देता है कि दिस इज अ कॉपीराइट वायलेशन। Proper licensing and permissions are required for using copyrighted music or visuals in a video. MIB oversees licensing and copyright issues related to music videos. इसी तरह there are laws against hate speech and defamation.
कोई भी तरह का म्यूजिकल वीडियो हेट स्पीच को प्रमोट ना करता हो, किसी और को डिफेम ना करता हो। आपको जो बात कहनी है मर्यादा में रहते हुए संयमित तरीके से म्यूजिक के जरिए कहिए, लेकिन वो किसी भी तरह से राष्ट्र के अहित में ना हो या किसी व्यक्ति विशेष के अहित को में ना हो। In February 2021, the Indian government introduced new rules that apply to social media platforms, digital news outlets, and OTT over-the-top platforms. These rules impose several requirements. आपको अब हम लोग सब जानते हैं कि दे आर ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। तो OTT प्लेटफॉर्म्स में भी जो म्यूजिकल वीडियोस को डाला जाता है, उनको भी दे हैव टू adhere by certain laws and rules. Platforms are required to remove or disable access to content within 36 hours of receiving a court order or a government directive if the music is not appropriate. When there is a grievance related redressal mechanism, platforms must establish grievance redressal mechanisms and appoint officers to address user complaints. Messaging apps are required to enable traceability of the originator of certain content upon government request. इसी तरह से यूज़र वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरी है कि म्यूज़िक को जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस में कर रहे हैं और आप किसी कम्युनिटी मीडिया पर कर रहे हैं, तो उसके कमर्शियल रूल्स क्या हैं, ये ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे अगर आप कम्युनिटी मीडिया में कर रहे हैं और आप सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये क्लियर होना होगा कि आप उसका कमर्शियल इस्तेमाल ना कर रहे हों। Indian examples में दिल से is one of the examples. The musical video is set against the backdrop of political conflict and terrorism in the northern eastern state of India, conveys the complex issue of insurgency. इसी तरह इंडियन ओशन एक एग्जाम्पल बना था जिसने कि ब्लैक फ्राइडे बॉम्बे बॉम्बिंग्स पर उसका ध्यान था। सोना महापात्रा, ये एक अलग म्यूजिकल वीडियोस है जिसने रीजनल प्राइड और अवेयरनेस पर काम किया। माइकल जैक्सन के कई एक सॉन्ग्स, अर्थ सॉन्ग टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ह्यूमैनिटीज इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट। फिर एक और म्यूजिकल वीडियो जिसने पीस, फ्रीडम, जस्टिस की बात की। बहुत सारे ग्लोबल एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज अमेरिका जिसने dissected issues of gun violence and racism in US, creating a global sensation with its stark imagery and thought-provoking lyrics. The video ignited discussions on race, gun control and violence in various parts of the world, underlining its power to inspire dialogue and awareness. तो ये था आज का लेक्चर। अभी तक मैंने जो आपसे बात की, हमने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि संगीत के जरिए म्यूजिक, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और हम जिन विधाओं पर भी काम कर रहे हैं वो किसी न किसी तौर पर ज़रूर जुड़ी हुई। एक और बात ये कि संगीत एक ऐसे उपकरण के तौर पर, एक ऐसी विधा और ऐसे एक ज्ञान के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, होता रहेगा, जहाँ पर हम देश, समाज, राष्ट्र, इतिहास, सामाजिकता, इन सब को जोड़ते हुए एक बड़े मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। बीते कई सालों में संगीत के जरिए सामाजिक चेतना को लाने की कोशिश की गई है, आगे भी होगी। आप ज़रूर कुछ रिसर्च करके ये भी देखिएगा कि कैसे इन म्यूज़िकल वीडियोस ने लोगों को इम्पैक्ट किया है, और इम्पैक्ट कई तरह के हैं। कुछ इम्पैक्ट तो सोशल सॉन्ग्स के हैं, बॉलीवुड म्यूज़िक के हैं, जिसे आप सुनते हैं और आपको लगता है कि आपकी डिप्रेशन कम हुई, दुख कम हुआ, एग्रेशन कम हुआ, और आपका जो मेंटल इलनेस है उसमें कमी आई। म्यूज़िक का एक पक्ष ये है, लेकिन म्यूज़िक का एक और जो बड़ा पक्ष है वो है फोकलोर का, जो कि पूरी तरह से रीजनल है, प्रांतों से जुड़ा है और जिसकी प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सरकार अपनी तरफ से इन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश भी करती रही है, क्योंकि इनके ज़रिए भाषा जिंदा रहती है, और भाषा अगर जिंदा है तो आपकी विरासत जिंदा रहती है। तो संगीत के जिंदा होने का मतलब है आपने इतिहास को समेटा, आपने समाज को समेटा और आपने राष्ट्र को भी समेटा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आज के लेक्चर के लिए मैंने जिनका इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सामाजिकता से जुड़ा हुआ संगीत और सोशल डॉक्यूमेंट्री का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।